बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मास स्पेक्ट्रोमीटर। बुक में इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गलत है। जब आप बुक रीड करोगे, ये बुक में इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, हमारे लेक्चर का नहीं। यानी हम उस तरतीब से नहीं पढ़ रहे हैं जिस तरतीब से टॉपिक्स बुक में दिए गए हैं। बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ गलत स्टेटमेंट लिखे गए हैं। सही क्या है तो सही हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन है जिसके एप्लीकेशंस एलिमेंट के लिए भी हैं और कंपाउंड के लिए भी है। मास स्पेक्ट्रोमीटर के एप्लीकेशन एलिमेंट और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों के लिए। एलिमेंट के लिए इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स को और आइसोटोप के परसेंटेज एबंडेंस को इस मशीन की मदद से मालूम कर सकते हैं। यानी एलिमेंट के लिए इसके तीन एप्लीकेशन हैं। हम एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, उसके आइसोटोप्स की तादाद और हर आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस मालूम करते हैं। कंपाउंड के लिए इसके क्या एप्लीकेशन है? तो कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से कंफर्म करते हैं। हम मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करते हैं, लाइक यूवी, IR, NMR, और आखिर में स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन इस मशीन की मदद से करते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में कंपाउंड के लिए इसके एप्लीकेशन नहीं है। एक्चुअली इसके एप्लीकेशन है, लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे टेक्स्ट बुक में सब कुछ एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो हम एलिमेंट के लिए डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू हम एलिमेंट का एटॉमिक मास, उसके आइसोटोप की तादाद और आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस इस टेक्निक की मदद से मालूम करते हैं। किस उसूल पे ये मशीन काम करता है? यानी इस मास स्पेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल ये है कि न्यूट्रल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं। ये मेरा हाथ सपोज एक मैग्नेट है और ये मार्कर एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी एटम है। ये यूं जा रहा है तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड से सीधा गुजर जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल है, यानी केटाइन है या एनाइन है, चार्ज पार्टिकल है,
और ये मेरा हाथ मैग्नेट है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से गुजर नहीं सकता। ये जो ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से गुजर नहीं सकते, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इसकी जो डिफ्लेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड में, वो इस पार्टिकल की मास टू चार्ज रेशो पे डिपेंडेंट होती है। डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन मास टू चार्ज रेशो, m by e, not e by m by e, मास टू चार्ज रेशो। मतलब इसका ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल सीधे पास होते हैं, जबकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से गुजर नहीं सकते, बल्कि डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और डिफ्लेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑन इट्स मास टू चार्ज वैल्यू। मास जितना ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में उतनी कम होगी। सपोज मेरे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, मेरे पास ये 3 आइसोटोप हैं और तीनों केटायन के फॉर्म में है। तो प्रोटियम ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ड्यूट्रियम थोड़ा सा कम और ट्रिटियम बहुत ज्यादा कम डिफ्लेक्ट होगा। ये वो अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि तीनों इक्वली एक्सेलरेटेड हो, यानी तीनों की जो स्पीड है वो एक जैसी होनी चाहिए। 3 must be equally accelerated। तो एक जैसे एक्सेलरेटेड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एक जैसे डिफ्लेक्ट नहीं होते। जिस पार्टिकल का मास कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड में उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। ये वो उसूल है जिस पे मास स्पेक्ट्रोमीटर बेस्ड है। हाँ, वर्किंग, ये काम कैसे करता है? वर्किंग यानी प्रोसीजर। मेरे पास एक एलिमेंट है और मैंने इस एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम करना है, इसके आइसोटोप्स की तादाद मालूम करनी है और आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस मालूम करना है। तो मैं ये मशीन कैसे ऑपरेट करूंगा? एलिमेंट थोड़ा सा सैंपल इस मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला जाता है और ये खुदकार मशीन है। अंदर इसके कौन से प्रोसेस होते हैं? सबसे पहले सैंपल यानी एलिमेंट, सैंपल इज वेपोराइज्ड। इस एलिमेंट को वेपोराइज किया जाता है, फिर इसके एक्सेस वेपर्स निकाले जाते हैं। एक्सेस वेपर्स आर रिमूव्ड ताकि वेपर प्रेशर कम हो जाए। एक्सेस वेपर्स आर रिमूव्ड और इसका नतीजा क्या निकलेगा? वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। तो देखिए भाई, ये मेरा जो सैंपल है यानी जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को वेपोराइज किया गया।
एलिमेंट एटम से बना होता है, वो एटम अब मेरे पास गैसियस स्टेट में है। एक्सेस एटम निकाले गए, थोड़े से एटम गैसियस स्टेट में रह गए। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो इन एटम को आयोनाइज किया जाता है। एटम की जगह पे अब आप लफ्ज कहोगे वेपर्स। दी वेपर्स आर आयोनाइज्ड। वेपर्स आर आयोनाइज्ड। किस चीज की मदद से? तो इन वेपर्स की ऊपर फायरिंग की जाती है, बम्बार्डमेंट की जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो एटम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाएं, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और केटाइन्स बनेंगे, केटाइन्स। इन केटाइन्स को फिर एक्सेलरेट किया जाता है। केटाइन्स आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स मैग्नेट। मैग्नेट की जानिब, मैग्नेटिक फील्ड की जानिब इन केटाइन्स को एक्सेलरेट किया जाता है। ये केटाइन है सपोज पॉजिटिवली चार्ज आयन जो मैग्नेट की जानिब आ रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजर नहीं सकते बल्कि डिफ्लेक्ट हो जाएंगे यूं। So the cations which are accelerated towards the magnet get deflected. Deflection occurs. और नीचे एक मीटर पड़ा होता है जिसे इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर कहते हैं। आयन कलेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर और आयन कलेक्टर। तो ये केटाइन जब डिफ्लेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रोमीटर को हिट करे, तो इस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर करंट पैदा होगा। जो ही इसे केटाइन हिट करे, इसके ऊपर करंट पैदा होगा। द करंट इज एम्प्लीफाइड। करंट की एम्प्लीफिकेशन होगी, यानी इजाफी करंट पैदा होगा। ये केटाइन इस इलेक्ट्रोमीटर को खास जगह पे हिट करता है। अगर मेरे पास मुख्तलिफ मास वाले केटाइन हो, यानी एक प्रोटियम का केटाइन है, दूसरा ड्यूट्रियम का केटाइन है, तीसरा ट्रीटियम का केटाइन है, तो इनकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो डिफ्लेक्शन मुख्तलिफ होगी। एक ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, दूसरा थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट होगा, तीसरा और कम डिफ्लेक्ट होगा। तो इस खास जगह पे करंट पैदा होगा, इस जगह पे करंट पैदा होगा और इस जगह पे। जिस जगह पे केटाइन हिट होगा, इलेक्ट्रोमीटर की उस खास जगह के ऊपर करंट एम्प्लीफाई होगा। डिटेक्टर इस करंट एम्प्लीफिकेशन को डिटेक्ट करता है और डेटा रिकॉर्डर को भेजता है। रिकॉर्डर हमें ऐसा एक ग्राफ देगा जिसमें करंट y एक्सिस पे होगा, जबकि मास x एक्सिस पे होगा। इस ग्राफ को कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम में करंट y एक्सिस पे, जबकि मास x एक्सिस के ऊपर
मेंशन होता है और हमें यूं इस तरह का एक ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ हमें बताता है कि इस मास वाले पार्टिकल में जिसका इतना मास है उसने कितना करंट पैदा किया। एक बात नोट करने की है और वो ये कि यहां मास मेंशन नहीं होता कि ये मास कितना है। मास मेंशन नहीं होगा, बस इतने मास वाले पार्टिकल में इतना करंट पैदा किया। अब हमें मास का अंदाजा कैसे होगा? यही एक्सपेरिमेंट कार्बन 12 के साथ रिपीट किया जाता है। The same experiment is repeated with कार्बन 12। यानी कार्बन 12 को वेपोराइज किया जाता है, एक्सेस वेपर्स निकाले जाते हैं, फिर वेपर्स को आयोनाइज किया जाता है, केटाइंस बनते हैं। केटाइन फिर एक्सेलरेट किए जाते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट और मैग्नेट उसे डिफ्लेक्ट करता है और डिफ्लेक्शन के बाद वो इलेक्ट्रोमीटर को हिट करेगा और इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर करंट पैदा होगा। वो करंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा और डेटा रिकॉर्डर को भेजेगा। रिकॉर्डर हमें इस तरह का, बिल्कुल इसी तरह का एक ग्राफ देगा और ग्राफ है सपोज ऐसा। ये करंट और ये मास, ये मास स्पेक्ट्रम कार्बन 12 का है ये, और ये मास स्पेक्ट्रम इस अननोन एलिमेंट का है जिसका मास हमें मालूम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कार्बन 12 के मास स्पेक्ट्रम को इसके साथ कंपेयर करते हैं। ये मास भी हमें नोन नहीं है, यहां पे भी मास लेकर नहीं होता, लेकिन यहां हम पहले से जानते हैं कि मास है 12 क्योंकि हमने कार्बन 12 लिया है। ये मास स्पेक्ट्रम इसके साथ कंपेयर कर ले, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 12 AMU को रिप्रेजेंट करता है। कैसे मुझे पता चला कि ये 12 AMU को रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज ये जो सैंपल है ये कार्बन 12 का है, तो इतना डिस्टेंस का 12 को रिप्रेजेंट करता है। अब ये आप इसके साथ कंपेयर करें तो ये हुआ 12 और ये हुआ 24। यूं जो एलिमेंट हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला था उसका एटॉमिक मास निकल आया 24। तो ये एक चीज, ये एक एप्लीकेशन हमने हासिल कर ली विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। हमने अननोन एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, हमें मास स्पेक्ट्रम हासिल हुआ। फिर हमने कार्बन 12 मास स्पेक्ट्रम में डाला, हमें कार्बन 12 मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, हमें कार्बन 12 का मास स्पेक्ट्रा मिला। इस कार्बन 12 के मास स्पेक्ट्रम को हमने कंपेयर किया इस अननोन मास वाले एलिमेंट के मास स्पेक्ट्रम से और हमें उसका एटॉमिक मास निकल आया। अच्छा, आइसोटोप की तादाद का पता कैसे चलता है? तो देखिए, मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब केटाइन डिफ्लेक्ट हो जाए तो मुख्तलिफ जगहों पे करंट पैदा होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास ऐसे सिग्नल्स बनेंगे।
जितने सिग्नल बने उतने उस एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे। जब हम कार्बन 12 लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल बनता है, यानी कि ये एक सिंगल आइसोटोप है। अगर मेरे पास दो सिग्नल बने यानी दो लाइंस बने तो इसका मतलब है एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं। तीन लाइंस बने तो इसका मतलब है एलिमेंट के तीन आइसोटोप्स हैं। सो नंबर ऑफ लाइंस गिव अस नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप के परसेंटेज एबंडेंस का पता कैसे चलता है कि कौन सा आइसोटोप ज्यादा परसेंटेज में है? अगेन देखिए, मैं दो आइसोटोप्स कंसीडर करता हूं। ये सपोज एक आइसोटोप का केटाइन और ये दूसरे आइसोटोप का केटाइन। अगर इसकी तादाद ज्यादा होगी, ये आइसोटोप ए है और ये बी है, अगर इसकी तादाद ज्यादा तो ये डिफ्लेक्ट होगा और इलेक्ट्रोमीटर को यहां पे हिट करेगा, तो इस खास जगह पे ज्यादा करंट पैदा होगा। जिस आइसोटोप की तादाद ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर ज्यादा करंट पैदा करेगा उस खास जगह पे। यूं इस लाइन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और जिस आइसोटोप की तादाद कम है यानी परसेंटेज एबंडेंस कम है तो वो कम करंट पैदा करेगा। और यू लाइन की जो इंटेंसिटी है, जो बुलंदी है, जो हाइट है, वो हाइट कम होगी। मतलब ये हुआ कि इस लाइन की जो इंटेंसिटी है यानी जो करंट है, करंट ये हमें परसेंटेज एबंडेंस देता है। फर्ज करें ये जो लाइन है ये लाइन 15 सेंटीमीटर ऊंची है और ये जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो इसमें रेशो कितनी है? रेशो है 3:1। ये 15 और ये 5। हाउ मच इज रेशो? 3:1। तो परसेंटेज में ये रेशो कितनी बन गई? ये 75% है जबकि ये 25% है। तो लाइन की ऊंचाई यानी करंट ये हमें परसेंटेज एबंडेंस देता है। यूं हमें ये तीसरा एप्लीकेशन भी मालूम होगा। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा मशीन है जिसकी मदद से हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को, उसके आइसोटोप्स की तादाद को और आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस मालूम करते हैं। एटॉमिक मास कैसे मालूम करेंगे? हम एलिमेंट को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे, उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे और फिर कार्बन 12 को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे, उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे, इन दोनों के स्पेक्ट्रम कंपेयर करेंगे तो ये हमें आइसोटोप्स ये हमें एलिमेंट का एटॉमिक मास बताएगा। आइसोटोप की तादाद का पता कैसे चलेगा? जितनी मास स्पेक्ट्रम में लाइन होंगे, एक लाइन है तो एक आइसोटोप, दो है तो दो आइसोटोप, 10 है तो 10 आइसोटोप। और परसेंटेज एबंडेंस आइसोटोप का कैसे मालूम होगा? लाइन की हाइट ये हमें परसेंटेज एबंडेंस देता है। तो y एक्सिस पे ये जो करंट है ये एक्चुअली परसेंटेज एबंडेंस को शो